हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 27 जुलाई 2020 और आज के इस करंट अफेयर वीडियो को ध्यान से देखिए। क्वालिटी की दृष्टि से लाजवाब है हमारा यह वीडियो। तकरीबन 4.5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब हमारा इस चैनल का करंट अफेयर का वीडियो तैयार होता है तो मान करके चलिए इस वीडियो में कुछ तो दम है ही। और हमारे इस वीडियो पिछले कुछ दिनों से हम आपको लाइव टेलीकास्ट दे रहे थे, लेकिन अब हमारा यह करंट अफेयर का वीडियो आपको अर्ली मॉर्निंग में सुबह 5 बजे मिल जाएगा। ओके, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और हमारे इस वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा तिलारी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसको हाल ही में घोषित किया गया है। ओके दोस्तों, तिलारी संरक्षण रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य। लेकिन यह तिलारी जो रिजर्व है वो महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो याद रखो, तिलारी संरक्षण रिजर्व महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। और महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित डोडामर्ग वन क्षेत्र के लगभग 29.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तिलारी संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया है। और यहां टाइगर रिजर्व घोषिट किया गया है, यानी कि यहां बाघ भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन यह कहां पर स्थित है तिलारी? तो देखो, महाराष्ट्र में अब 62 संरक्षण रिजर्व है, जिनमें से 13 पश्चिम घाट में, कहां पर? वेस्टर्न घाट में स्थित है। और तिलारी संरक्षण रिजर्व पश्चिमी घाट में ही अवस्थित है। और बात करते हैं इस तिलारी संरक्षण रिजर्व की, तो मैं आपको मैप के जरिए समझाना चाहूंगा। पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यहां पर यह है महाराष्ट्र, ओके, और यहां पर यह है कर्नाटक, यह कर्नाटक, यह महाराष्ट्र, और यहां पर है गोवा। और तीनों का यह क्षेत्र जो यहां संयुक्त रूप से यह घोषित किया गया है, तो यह तिलारी है वो बहुत सा हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। और यहां यह तिलारी आप पढ़ सकते हैं। तो देखो दोस्तों, तिलारी संरक्षण रिजर्व महाराष्ट्र राज्य का 7वां वन्य जीव गलियारा है, जिसे 3 राज्यों यानी कि गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य विचरण करने वाले बाघों और हाथियों की आबादी के लिए एक निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है, जिसको घोषित किया है महाराष्ट्र ने। और आपको इंडियन जियोग्राफी की दृष्टि से यह तिलारी संरक्षण रिजर्व के बारे में यह पता होना चाहिए। और बात करते हैं जब महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है वो यहां आप मैप में देखकर पता लगा सकते हैं कि गुजरात, यहां पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहां पर कर्नाटक और गोवा से जुड़ा हुआ है यह महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल का नाम है मुंबई। और मुंबई को हमारे देश की आर्थिक कैपिटल भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 18वें चीफ मिनिस्टर है। और उद्धव ठाकरे विधान परिषद से निर्विरोध चुने गए हैं। और महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ और इसीलिए महाराष्ट्र पर प्रतिवर्ष 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। और महाराष्ट्र का राज्य पक्षी क्या है? पीले पैरों वाला हरा कबूतर। और महाराष्ट्र का राज्य फूल है जरूल, महाराष्ट्र का राज्य पेड़ है आम, और महाराष्ट्र का राज्य पशु है भारतीय विशाल गिलहरी। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन कौन करेगा? पिछली बार आसाम में गुवाहाटी में तीसरा यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था, लेकिन यह चौथा संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा राज्य में चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। लेकिन इस इवेंट की घोषणा किसने की है? तो देखो,
खेलो इंडिया युवा खेलों की घोषणा हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की और इस खेलों का आयोजन अगले वर्ष टोक्यो ओलंपिक के बाद किया जाएगा, क्योंकि प्रतिवर्ष यह जो आयोजन है खेलो इंडिया युवा खेलों का वो जनवरी फरवरी में किया जाता था, लेकिन अगले साल यह टोक्यो ओलंपिक के बाद किया जाएगा और ये खेल पंचकुला हरियाणा में होंगे। हरियाणा में कहां पर दोस्तों? पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे। और यहां हम बात करते हैं जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जनवरी में भी मैंने आपको बताया था, करंट अफेयर में था कि लगातार दूसरी खेलो इंडिया युवा खेल ट्रॉफी किसने जीती? महाराष्ट्र ने पिछले 2020 जनवरी में आयोजित हुए यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ट्रॉफी जीती थी। और यहां इनकी जो पदक तालिका है वो भी यहां हम देख लेते हैं, लेकिन इनसे पहले यह क्वेश्चन मैंने बता दिया कि खेलो इंडिया युवा खेलों का तीसरा सत्र कहां आयोजित किया गया? असम के गुवाहाटी में। और इसमें टॉप पर कौन रहा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदकों को मिलाकर कुल 256 पदक के साथ टॉप पर रहा। दूसरे स्थान पर हरियाणा 200 पदक जीतने के साथ दूसरे स्थान पर रहा और तीसरे स्थान पर हमारी कैपिटल दिल्ली, और उन्होंने कुल इस इवेंट में 122 पदक जीते थे। और यहां पढ़ सकते हैं कब आयोजित किया गया था? 10 जनवरी से 22 जनवरी 2020 के बीच यह असम की गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ था, लेकिन चौथा संस्करण आयोजित होने जा रहा है हरियाणा में। हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की कैपिटल का नाम क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा को आर्याना भी कहा जाता है। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? काला हिरण। हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तीतर। हरियाणा का राजकीय पुष्प है कमल। तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल। और यहाँ मैप में देख सकते हैं हरियाणा के अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है, आप मैप के जरिए देख सकते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हरियाणा के अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ 40 करोड़ रुपए के मुद्रा विनिमय समझौता दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में श्रीलंका देश की केंद्रीय बैंक के साथ 40 करोड़ रुपए के मुद्रा विनिमय समझौता दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीलंका। और आपको पता है कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है हाल ही में बिल्कुल डाउन होती जा रही है और इसीलिए अर्थव्यवस्था के इस संकट से उबरने के लिए श्रीलंका अगल बगल के देशों से सहायता मांग रहा है। तो देखो, यह मुद्रा विनिमय व्यवस्था नवंबर 2020 तक उपलब्ध रहेगी और यह समझौता दोनों देशों के बीच पिछले हफ्तों में हुई बातचीत का परिणाम है, जिसमें दो पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री ने भी श्रीलंका के प्रधानमंत्री से एक टेलीफोनिक बातचीत की थी और तब यह बात सामने आई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आश्वासन दिया था कि भारत कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से निपटने में श्रीलंका की हर संभव सहायता करना जारी रखेगा। और यहाँ जब बात कर रहे हैं हमारे आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई की स्थापना हुई। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई के 25वें गवर्नर है और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और इसी के साथ हम बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका एक बात को लेकर भी सुर्खियों में था। वो क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से किस देश का केंद्रीय बैंक जनवरी मार्च 2020 में सोने का सबसे बड़ा विक्रेता था? श्रीलंका देश, क्योंकि श्रीलंका का स्वर्ण भंडार 12.9 टन से घटकर 6.7 टन हो गया था और इसी बात को लेकर भी यह सुर्खियों में था। और बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल का नाम क्या है? श्रीलंका की 2 कैपिटल है, एक है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे जो श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, तो कोलंबो श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे।
और श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोटाबाया राजपक्षे और श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपया। और यहां आप देख सकते हैं कि यहां हमारा तमिलनाडु और तमिलनाडु से महज 31 किलोमीटर की दूरी पर यह श्रीलंका स्थित है और दोनों के बीच गल्फ ऑफ मन्नार स्थित है। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। यानी कि पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारत से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू हो गई है? भारत से हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं यह पहली ट्रेन कंटेनर सेवा भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हो गई है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बांग्लादेश कंटेनर कंपनी लिमिटेड के बीच वर्ष 2017 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद कंटेनर ट्रेनों की यह आवाजाही शुरू हो गई है और इसमें भारत की ओर से यह कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व कंटेनर बांग्लादेश भेजेगा। और कोविड-19 महामारी के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच वस्तुओं की आवाजाही प्रभावित हुई थी, लेकिन हाल ही में यह फिर से शुरू हो गई है। और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में कॉनकॉर भी कहते हैं, तो यह भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है और इसका गठन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मार्च 1988 में हुआ था। और यहां जब माल की आवाजाही शुरू हो गई है बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश की कैपिटल का नाम क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी है टका। और बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, जो शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, जो पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे और उनकी बेटी अब है प्रधानमंत्री। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम वर्तमान में क्या कौन है? वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। और यहां आप मैप में देखिए कि भारत से तीनों तरफ से घिरा हुआ है यह बांग्लादेश। और बांग्लादेश में यहां जो सुंदरबन है वो आधा पश्चिम बंगाल में और आधा बांग्लादेश में स्थित है। और एक क्वेश्चन को लेकर भी बांग्लादेश सुर्खियों में था कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा अब क्या होगा? जय बांग्ला अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा होगा। पांचवा क्वेश्चन, वंदे भारत मिशन का 5वां चरण कब से आरंभ होगा? आप सभी को पता है कि वंदे भारत मिशन के तहत हमारे कुछ भारतीय विदेश में फंसे हुए हैं, तो कोविड-19 के चलते उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाने हेतु यह वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था और जिसका हाल ही में 5वां चरण शुरू होने जा रहा है और वो शुरू होगा 1 अगस्त। कब? 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक यह वंदे भारत मिशन का 5वां चरण शुरू किया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 अगस्त। तो देखो, अब तक वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया द्वारा 53 देशों से 2.5 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया है और विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा और 31 अगस्त तक जारी रहेगा। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, उन्होंने कहा है कि एक भी इंडियन छूटना नहीं चाहिए, उन्हें भारत वापस लाया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने एक फिर से कदम उठाया है कि 40 करोड़ रुपए मनरेगा के तहत फिर से जो अकुशल श्रमिक है उनको आवंटित किए जाए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 40,000 करोड़ रुपए। तो देखो, ग्राम पंचायतों को मिलने वाले धन का इस्तेमाल पूरी तरह से गांवों के विकास के लिए ही किया जाएगा और यह बात दोहराई है हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कि हर किसी राज्य को यह 40,000 करोड़ रुपए का जो आवंटन किया गया है, तो इसका विकास है वो पूरी तरह ग्राम पंचायतों को मिलने वाले धन के इस्तेमाल से ही इसका विकास किया जाए। और जब बात करते हैं महात्मा गांधी नरेगा योजना की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी करंट अफेयर में था कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में राज्यों की सूची में पहले नंबर पर कौन है?
तो पहले नंबर पर रहा था छत्तीसगढ़। रोजगार देने के मामले में टॉप पर रहा था भारत देश में छत्तीसगढ़। और तब भी मैंने आपको इस योजना के बारे में बताया था कि जो अकुशल श्रमिक है उनको 100 दिन की रोजगारी प्रोवाइड की जाएगी इस योजना के तहत। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में करगिल विजय दिवस कब मनाया गया? पहले तो दोस्तों करगिल विजय दिवस के अवसर पर हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उन्हें GK 2020 की ओर से शत शत नमन। और अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाल ही में करगिल विजय दिवस कब मनाया गया? करगिल विजय दिवस हाल ही में 26 जुलाई को मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 जुलाई। लेकिन इनसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है यह करगिल विजय दिवस की, तो आज इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि यह दिवस 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 जुलाई को। और इस दिन भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था और इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। और इसमें हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, तकरीबन 527 से अधिक सैनिक इसमें शहीद हुए थे। और करगिल युद्ध 60 दिन से भी अधिक समय तक चला और इस दौरान टाइगर हिल पर विजय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और यहां हमें यह चौंकाने वाली बात है कि हमारे भारतीय सैनिकों ने लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों में भी यह युद्ध लड़ा और हमारे भारत देश की विजय दिलाई। और बात करते हैं करगिल विजय दिवस की, तो भारत ने करगिल युद्ध में देश ने लगभग 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को खोया, यानी कि शहीद हुए, और वहीं 1300 से ज्यादा घायल हुए थे। कारगिल के समीप स्थित द्रास युद्ध स्मारक 1999 में हुए कारगिल युद्ध का साक्षी है। और यहां आप देख सकते हैं यह द्रास में स्थित है यह युद्ध स्मारक, जो यहां कारगिल युद्ध में शहीद हुए हमारे सैनिकों को स्मरणांजलि अर्पित करने हेतु इसे बनाया गया है। तो दोस्तों यहां यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और हमारे सभी सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि। 8वां क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए CEO और निदेशक कौन होंगे? पहले तो इस आप टर्म को पढ़िए, MFIN। इसका पूरा नाम क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। और इसके नए CEO और निदेशक होंगे हमारे आलोक मिश्रा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आलोक मिश्रा। और MFIN की बात करें तो आलोक मिश्रा किसका स्थान लेंगे? हर्ष श्रीवास्तव का स्थान लेंगे आलोक मिश्रा। और डॉक्टर आलोक मिश्रा की नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से लागू होंगी, यानी कि वो हर्ष श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। और बात करते हैं इस आलोक मिश्रा की, तो डॉक्टर आलोक मिश्रा को अंतरराष्ट्रीय विकास, ग्रामीण वित्त, माइक्रो फाइनेंस, समावेशी वित्त और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों का लगभग 28 वर्षों का पेशेवर अनुभव है। और बात करते हैं यह माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क की, तो इसका मुख्यालय हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क भारत में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए एक एसोसिएशन है जिसका गठन 2009 में किया गया है। 9वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किस उद्देश्य से NSDC के साथ साझेदारी की है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक उन्होंने हाल ही में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए NSDC के साथ साझेदारी की है। लेकिन इस टर्म का पूरा नाम क्या होता है? NSDC का पूरा नाम क्या होता है? तो यहां आप इमेज में भी पढ़ सकते हैं। NSDC का पूरा नाम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। तो देखो, एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को वित्तीय सेवाओं पर प्रशिक्षित करने और उन्हें इस क्षेत्र में रोजगार तलाशने और उद्यमी बनाने में मदद करने के लिए दोनों के बीच सहयोग हुआ है। तो पहले तो हम एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में जान लें। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं कि यह एक प्रकार की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका उद्योग है बैंकिंग क्षेत्र। और एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना 2016 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसका कार्य क्षेत्र है भारत।
और इसकी मातृ कंपनी का नाम क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक की मातृ कंपनी का नाम है भारती एयरटेल। और इसके एयरटेल पेमेंट बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है? अनुव्रत विश्वास। और इसी के साथ हम बात करते हैं एनएसडीसी की। तो एनएसडीसी पूरा नाम बताया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के एमडी एंड सीईओ कौन है? मनीष कुमार। तो यह नाम भी आप याद रख लीजिए। 10वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन से किसको ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किसको ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान WTO का ऑब्जर्वर का दर्जा मिल गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान। लेकिन यहां हम बात करते हैं इस ऑब्जर्वर की। तो देखो, विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिलने के बाद तुर्कमेनिस्तान इस व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध बनाने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है। और तुर्कमेनिस्तान इस संगठन का 25वां ऑब्जर्वर बन गया है। कौन से नंबर का? 25वां ऑब्जर्वर बन गया है यह तुर्कमेनिस्तान। और यहां देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान के नेशनल फ्लैग को। लेकिन बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान और WTO की। तो सबसे पहले तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहे तो विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में मराकेश संधि के तहत की गई थी। और WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में विश्व के 164 देश यह WTO के सदस्य देश है। और 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य देश बना था। और बैठक प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित की जाती है, यानी कि WTO की जो बैठक है वो प्रति 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। और WTO के महानिदेशक कौन है? रॉबर्टो अजेवेडो। और दोस्तों, इसी के साथ तुर्कमेनिस्तान के बारे में भी एक क्वेश्चन सुर्खियों में था। तब भी मैंने आपको यह बताया था कि हाल ही में डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विधु पी नायर वो तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और तब भी मैंने आपको तुर्कमेनिस्तान के बारे में बताया था। तो यहां आप मैप में देखिए, यहां पर हमारा इंडिया से यहां आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान, यहां पर अफगानिस्तान और यहां पर स्थित है यह तुर्कमेनिस्तान, जिसकी कैपिटल का नाम है अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की करेंसी है तुर्कमेन नया मानात। और तुर्कमेन के राष्ट्रपति का नाम है गुरबानगुले बर्दिमुचामेदो, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति। 11वां क्वेश्चन, पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? पंजाब सरकार ने हाल ही में कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIT रोपड़। तो देखो, IIT रोपड़ सिंचाई में पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए छोटे उपकरणों के निर्माण में राज्य की मदद करेगा। और यहां आप देख सकते हैं IIT रोपड़, यानी कि पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, जिन्होंने समझौता किया है पंजाब के साथ। तो यहां पहले तो देखिए पंजाब के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पंजाब की कैपिटल का नाम क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? VPC बदनौर। और IIT रोपड़ के निदेशक का नाम क्या है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं SK दास, जो IIT रोपड़ के वर्तमान निदेशक है। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है? सोने का विश्व का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का उपभोक्ता देश हमारा ही देश इंडिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता। लेकिन पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है चीन। और बात करते हैं सोने की, तो यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि सोने के 10 ग्राम का जो दाम है वो 50,000 रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। और यहां इसीलिए सोने की बहुत सी तस्करी भी हो रही है। और इसी बात को लेकर यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया है। तो वर्ष 2020 की पहली 6 माही में सोने यानी कि गोल्ड का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। और मार्च माह में इसके निचले स्तर से लगभग 25% की वृद्धि हुई है। और बात करते हैं सोने से जुड़े भारत के इस इश्यू की, तो सोना
और इसमें निवेश करना काफी इंटरेस्टिंग है जो काफी धनी लोग हैं उनके लिए, क्योंकि निवेश का एक सुरक्षित मार्ग माना जाता है सोना। और ऐतिहासिक तौर पर सोने पर किए जाने वाले निवेश पर निवेशकों को काफी अच्छा प्रतिफल प्राप्त हुआ है और इसीलिए यहां काफी अच्छा प्रतिफल मिला है सोने में किसी ने भी निवेश किया है तो। और यह बात कही है विश्व स्वर्ण परिषद ने, यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुमान के अनुसार भारतीय घरों में लगभग 24,000 से लेकर 25,000 टन तक का सोना जमा हो सकता है। और इसी तरह का यह वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अंदाज लगाया है। और यहां सोने से जुड़े हमारे आरबीआई की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में तकरीबन 40.45 टन सोना खरीदा था और भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 120 से 200 टन सोने की तस्करी की जाती है। और सरकार ने बीते वर्ष सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। तो सोने से जुड़े यह हर एक सेंटेंस आपको याद रखने हैं। 13वां क्वेश्चन, लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किसने किया? लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा का उद्घाटन लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर के माथुर। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं मुंह पर मास्क लगाए हुए आर के माथुर, उन्होंने यह कोविड-19 टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। और बात करते हैं इस सुविधा की, तो किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ ने लेह में एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है और अनुसंधान सुविधा की स्थापना डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एल्टीट्यूड रिसर्च यानी कि DIHAR में की गई है। और यह सुविधा एक दिन में 50 नमूनों की जांच करने में सक्षम है। यानी कि एक दिन में कितने 50 नमूनों की जांच की जा सकती है इस परीक्षण में। और कोविड-19 ने लद्दाख में 1,206 लोगों को संक्रमित किया है। और DIHAR प्रयोगशालाएं ठंडे कृषि पशु प्रौद्योगिकियों पर काम कर रही है। DIHAR की स्थापना 1962 में फील्डर रिसर्च लेबोरेटरी के नाम पर की गई थी। वर्ष 2008 में इसका नाम बदलकर DIHAR कर दिया गया है। और यहां अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बन गया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है निकारागुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और आप हमारे इस आंसर के साथ करेक्शन कर लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है, भारत की पहली शहद जांच प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है? भारत की शहद जांच प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है? यह पहली शहद जांच प्रयोगशाला है। कहां पर स्थापित की गई है? यह 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उनमें से सही आंसर चुनना है कि शहद जांच प्रयोगशाला भारत की पहली कहां स्थापित की गई है। दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा? आपको सुबह सुबह में ऐसा वीडियो मिल जाए तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करके हमें छोटी सी हेल्प करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे जल्द ही सुबह 5 बजे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।